स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं ईयूआरओ का जो पार्ट बी वाला सेगमेंट है, उसके अंदर अपने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को पढ़ रहे हैं और उसके 2 अध्याय अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज अपने चैप्टर 4 जो है उसको कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जैसे एक तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये पूछते रहते हैं कि आप नियम जो हैं, जो 3 नियम हैं, ये 3 नियम और जो योजनाएं हैं, जो 8 योजनाएं हैं, ये क्यों नहीं करवा रहे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखो, इसमें से 2 योजनाएं तो करवाई जा चुकी है आपको, ठीक है। जो वर्तमान में बंद है पूरी तरह से वो योजना जो 2 पढ़ाई गई थी, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है, और ये जो 3 नियम है, और कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दो। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो तीनों नियम दिए हुए हैं इनमें से केवल एक नियम का ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है, और वो भी इंग्लिश के अंदर है। आप पूरा इंटरनेट छाल मार लेना, आपको जो तीनों रूल्स है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, और इस एक का मिलेगा, वो भी इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि यहां भी परिवर्तन होगा। जो ईयूआरओ का पाठ्यक्रम है उसके अंदर पार्ट बी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं बता सकता हूं आपको। एक तो जो योजनाएं हैं 8, उसमें परिवर्तन होगा, और कुछ नई योजनाएं जो है वो ऐड की जाएगी, और पुरानी वाली हो सकता है हटा दी जाए। ये संभावित परिवर्तन है। जो 3 नियम दिए हुए हैं इनमें से हो सकता है कि कुछ नियम जो है वो हटाकर कुछ और जोड़ दिए जाए, ठीक है। काटा छांटी हो सकती है। जो आपके अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है। इस अधिनियम में वर्तमान में 9 अध्याय दिए हुए हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में 9 अध्याय आपको पढ़ने के लिए दिए हुए हैं इस अधिनियम के, ठीक है। और जो संशोधन है वो तो है ही साथ में। तो हो सकता है कि ये जो 9, इसमें मुझे संभावना कम लग रही है कि अधिनियम में कोई चेंज करेंगे। बाकी करेंगे तो पक्का ये 1-2, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो इन सब में ही परिवर्तन होगा फिर, ठीक है। इसलिए लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है वो यही रहेगा, इसलिए यहां हम फोकस कर रहे हैं कि इसको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसको पढ़ा दिया तो अगर चेंज भी होता है सिलेबस, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, योजनाओं के, तो आप 10 से क्वेश्चन, नियम और योजनाएं मिलाकर आप मान के चलो कि 12 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 28 क्वेश्चन तो एक्ट से आने हैं, ठीक है। और सिलेबस चेंज भी होता है तब भी अपने 25 क्वेश्चनों का तो जुगाड़ पहले से ही कर लें। इसलिए जो है यहां फोकस किया जाए। आप लोग बोल रहे हो नियम पढ़ा दो, योजनाएं पढ़ा दी, अरे ये तो कभी भी पढ़ा देंगे, नियम बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये तो पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन वेट कर लेते हैं नए सिलेबस का, ठीक है। ऐसे ही फालतू कुछ भी पढ़ने का सेंस है नहीं, लेकिन यहां परिवर्तन होने की संभावना कम है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ लोग अभी बोलेंगे कि एमसीक्यूज के साथ में रिवीजन करवा दो चैप्टर खत्म होते ही। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक काम करते हैं, पहले अपने सारा का सारा जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। वैसे भी मैं क्लास के अंदर 2 या 3 बार जो है एक ही एक धारा को रिपीट करता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूं, उससे आपको याद हो जाता है। फिर खुद पढ़ते हो तो उससे याद हो जाता है। तो पहले अपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, पूरे चैप्टरों का 9 चैप्टर जो है उनका पहले थ्योरी पोर्शन कवर कर लेते हैं। उसके बाद में अपने करेंगे इनके एमसीक्यूज करेंगे, और उनके साथ ही इनका करेंगे कंपाइलेशन मेथड के अंदर रिवीजन। ये एक ही क्लास में किया जाएगा सारा। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये अभी क्यों नहीं कर रहे, हर चैप्टर के बाद में ये क्यों नहीं कर रहे। उसका सिंपल सा रीजन है कि आप देखो, अभी आपने एक प्रोपोर्शन में थ्योरी कवर कर ली सारे 9 चैप्टर्स की, फिर आप दूसरे फेज में चले जाओ। दूसरे फेज में अपने एमसीक्यूज के थ्रू इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, ताकि ये जो थ्योरी आपने पढ़ी थी ये रिकॉल हो सके। अगर मैंने अभी आपको चैप्टर 2 पढ़ाया और उसके बाद चैप्टर 2 के ही एमसीक्यू करवा दिए, तो चैप्टर 2 आप भूल जाओगे जब तक चैप्टर 12 पढ़ेंगे। जब तक चैप्टर 12 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 आप भूल चुके होंगे।
भले ही आपने उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लियो। इसलिए ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज है ये थ्योरी खत्म होने के बाद में अपने स्टार्ट करेंगे, ताकि इससे आपको पूरा सिलेबस एक एक साथ में रिवीजन होता रहे। ठीक है, अगर हर चैप्टर के बाद कराएंगे तो आप भूलते चलोगे, वही कहानी है ना। तो इसलिए ये बाद में करेंगे अपने एमसीक्यूज के थ्रू सारे चैप्टर्स। जैसे 9 चैप्टर्स की पहले थ्योरी कर ली, फिर अपने इनका एमसीक्यू के साथ में कंपाइलेशन मेथड में रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में चीज को रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग बोलते रहते हैं कि क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं है। अरे भाई, और क्या रेगुलर चाहिए? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे कितने हैं? 6 चैप्टर ही तो बचे हैं। वैकेंसी तो आ लेने दो, वैकेंसी से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो रेगुलर ही है क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब वो तो मेरी मर्जी, हो सकता है मैं 4 धाराओं की क्लास डाल दूं, 5 धाराओं की ऐसे क्लास डाल दूं। ठीक है, लेकिन उससे बेटर ये है कि चैप्टर वाइज पूरा ही डाल देता हूं, एक साथ पढ़ते रहो आप आराम से। ठीक है, रोज रोज वीडियोस नहीं डाली जाती, एक साथ ही पढ़ लो आप सारा। ठीक है, तो इसलिए जो है अब चैप्टर वाइज आ रही है तो आपको लग रहा है कि गैप बढ़ रहा है, लेकिन जितना गैप पहले था उतना गैप अब नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं अब तक अपने क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक अपने चैप्टर 2 जो है उसको पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 जिसके अंदर नगर पालिका के गठन से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर था। फिर चैप्टर 3 जो कि नगर पालिका के कार्य संचालन से रिलेटेड था और वार्ड समितियों से रिलेटेड था। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर अपने धारा 3 से लेकर 50 तक पढ़ा था, और चैप्टर 3 के अंदर धारा 51 से लेकर 66 तक पढ़ा है। अब आज जो चैप्टर अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको याद करना है आपको अच्छे से। ठीक है, हालांकि यहां से थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये फैक्चुअल जो है वो कम है, फैक्चुअल कम है, एनालिटिकल थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, फैक्चुअल कम है, एनालिटिकल ज्यादा है। फैक्चुअल कम इन द सेंस कि कोई जुर्माने की राशि है या फिर कोई विशेष वर्ष कोई मेंशन है, ऐसे फैक्ट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एनालिटिकल टाइप पोर्शन है कि याद करने लायक चीजें, समझ पर आधारित चीजें ज्यादा रहेगी इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 4 जो कि है नगर पालिका संपत्ति से रिलेटेड, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका किस संपत्ति को अर्जित कर सकती है, किसको होल्ड रख सकती है, राज्य सरकार कैसे प्रोविजन इसमें कर सकती है, किस प्रकार से किसी भी संपत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रोविजन है वो अपने इसके अंदर देखेंगे। धारा 67 से लेकर लास्ट जो धारा इस चैप्टर की है वो है 75। ठीक है, तो चैप्टर 4 जो है वो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो कि है म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, यानी कि नगर पालिका संपत्ति। ठीक है, नगर पालिका संपत्ति, और ये आपका है धारा 67 से लेकर धारा 75 तक, 67 से लेकर 75 तक। ठीक है, टोटल 9 धाराएं अपने को पढ़नी है चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको धारा 67 से स्टार्ट करते हैं कि धारा जो 67 है 67, उसके अंदर क्या प्रोविजन किया गया नगर पालिका संपत्ति को लेकर। तो जो धारा 67 है इसमें पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, एक्वायर करना और उसको होल्ड में रखना, संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, नगर पालिका की कोई भी संपत्ति है उसको अर्जित कैसे कर सकती है नगर पालिका, और उसको धारण कैसे कर सकती है, होल्ड कैसे कर सकती है। ठीक है, तो संपत्ति अर्जित और धारण करने की जो शक्ति है वो धारा 67 में बताया गया है। तो अर्जन और धारण बेसिकली, ठीक है, संपत्ति का अर्जन और उसका धारण। ये धारा 67 के अंदर बताया गया है।
संपत्ति का अर्जन और धारण। अब देखो, जो संपत्ति होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपके जंगम और एक होती है स्थावर। ये आपने हिंदी के अंदर भी पढ़े होंगे। जंगम का मतलब होता है मूवेबल, ठीक है, और स्थावर होता है इमूवेबल, जो हिल नहीं सकती, है ना, चल नहीं सकती, जो अचल है बेसिकली। और ये चल चल संपत्ति, जैसे कि कार जो है वो क्या है, एक चल संपत्ति। लेकिन जो भवन है वो क्या है, स्थावर संपत्ति। भवन चल थोड़ी सकता है, ठीक है, इमूवेबल है, तो ये होती है स्थावर संपत्ति। अब जो धारा 67 है उसके अंदर क्या प्रोविजन है, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो नगर पालिका है उसको जंगम यानी कि मूवेबल और जो स्थावर यानी इमूवेबल संपत्तियां हैं उनको अर्जित करने का और उनको धारित करने की जो है उनके पास में पूर्ण शक्ति है बेसिकली, ठीक है। जो भी जंगम संपत्ति है और जो भी स्थावर संपत्ति है इनको नगर पालिका जो है वो अर्जित कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ठीक है ना, या फिर इनको जो है वो धारित कर सकती है, होल्ड कर सकती है। होल्ड का मतलब अधिकार क्षेत्र में लेना बेसिकली, ठीक है। तो इनको अर्जित भी कर सकती है, अपने पास रख सकती है, दोनों ही काम कर सकती है, धारित भी कर सकती है, अर्जित भी कर सकती है, ठीक है। तो पहला प्रोविजन तो ये है इसके अंदर कि जो नगर पालिका है वो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई भी जंगम या जो स्थावर संपत्तियां हैं उनको अर्जित कर सकती है या उनको धारित कर सकती है। ऐसा करने की इसके पास में पूर्ण शक्ति जो है वो विद्यमान है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये संपत्ति नगर पालिका के सीमा क्षेत्र से बाहर है तब भी वो क्या इसको अर्जित कर सकती है क्या, या उस पर अपना जो है वो धारण कर सकती है? तो बिल्कुल, अगर कोई भी जो संपत्ति है वो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर कहीं भी स्थित हो तब भी वो इसको जो है वो धारित कर सकती है या फिर अर्जित कर सकती है। यानी कि भीतर बाहर कहीं भी हो वो संपत्ति तब भी वो उसको अर्जित और धारित कर सकती है नगर पालिका। तो ये इसका जुरिस्डिक्शन बताया गया है कि यह जो संपत्ति है वो नगर पालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर जो है कहीं भी स्थित हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नगर पालिका अपने सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाली संपत्ति का ही अर्जन और धारण कर सकती है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। नगर पालिका जो है वो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों स्थितियों के अंदर कहीं भी अगर संपत्ति स्थित है तो उसको अर्जित या धारित कर सकती है। फिर इसमें आता है कि वो अर्जन करेगी कैसे या धारण करेगी कैसे, मोड ऑफ एक्वाइजेशन क्या रहेगा उसका, ठीक है, माध्यम क्या रहेगा, किस प्रकार से उसको अर्जित करेगी। तो जो संपत्ति है उसका अर्जन वो किस रूप में कर सकती है, या तो वो उसको दान के रूप में अर्जित कर सकती है, किसी ने गिफ्ट कर दी है, ठीक है, या फिर वो उसको क्रय कर सकती है, उसको परचेज कर सकती है, या फिर कोई अन्य विधिक माध्यम है उसके द्वारा उसको अर्जित कर सकती है। तो ये आपकी धारा 67 है जिसके अंदर बताया गया है संपत्ति को अर्जित और धारण करने की नगर पालिका की शक्ति। तो इसको अब अपने अच्छे से समझते हैं एक बार और, ठीक है। धारा जो 67 है इसमें बताया गया है कि नगर पालिका की संपत्ति को अर्जित व धारित करने की शक्ति, अर्जित और धारित करने की शक्ति नगर पालिका। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि नगर पालिका जो है, ठीक है, वो ये मान लो नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका जो है वो अपने सीमाओं के भीतर
या सीमाओं के बाहर, दोनों ही हो सकता है। सीमाओं के भीतर भी वो संपत्ति हो सकती है, सीमाओं के बाहर भी वो संपत्ति हो सकती है। वो संपत्ति स्थावर भी हो सकती है, वो जंगम भी हो सकती है, दोनों ही संपत्तियां हो सकती है। ठीक है, स्थावर संपत्ति भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है। उसका नगर पालिका क्या कर सकती है, उसका एक तो कर सकती है अर्जन, और एक उसका कर सकती है धारण, यानी उसको होल्ड ले सकती है, होल्ड कर सकती है। ठीक है, अपने पास में एक कर सकती है उसका एक्वाइजेशन अर्जन, और एक उसका कर सकती है धारण, यानी कि उसको होल्ड कर सकती है अपने पास। तो ये चीज है, ये धारा 67 है बेसिकली, जिसके अंदर सिंपल प्रोविजन है कि कोई भी जो नगर पालिका है वो अपनी सीमाओं के भीतर या सीमाओं के बाहर स्थित किसी भी स्थावर या फिर जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकती है या उसको धारित कर सकती है। ठीक है, और ऐसा करते समय जो है किस माध्यम से कर सकती है। अगर अपने माध्यम की बात करें तो माध्यम या तो दान हो सकता है, एक माध्यम दान हो सकता है। दूसरा इसके अंदर जो माध्यम है वो हो सकता है वो क्रय करके कर ले, परचेज करके कर ले। ठीक है, या फिर तीसरा माध्यम कोई और विधिक माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इस माध्यम से भी वो कर सकती है। ये आपकी पूरी की पूरी धारा 67 है। आपको मैंने पहले ही बताया था, पूरा का पूरा चैप्टर एनालिटिकल टाइप है। आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल जाए। ठीक है, जिसमें कि ज्यादा संभावना है कि वो धाराओं के सुमेलन से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। इसलिए धाराओं की जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से आपको याद करना है कि धारा 67 के अंदर क्या लिखा हुआ है। धारा 67 में कहा गया है नगर पालिका की संपत्ति को अर्जित और धारित करने की उसकी शक्ति। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि नगर पालिका अपनी सीमाओं के भीतर और सीमाओं के बाहर स्थित किसी भी जो संपत्ति है, चाहे वो स्थावर हो चाहे वो जंगम हो, उसको अर्जित कर सकती है या धारित कर सकती है। ऐसा करने का पूर्ण अधिकार उसके पास में है। और ऐसा करने के तरीके क्या क्या हैं, दान है, क्रय है, या फिर कोई अन्य विधिक माध्यम है जिसके माध्यम से वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, ये है आपकी धारा 67। अब चलते हैं अपने अगली धारा पर जो है धारा 68। अब पहले इसको मैं ओरिजिनल एक्ट में दिखा देता हूं। ये देखो ओरिजिनल एक्ट में लिखी हुई है धारा 67 कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर या बाहर दान के द्वारा, क्रिया के द्वारा या अन्यथा कोई भी अन्य मेथड हो सकता है, जंगम या स्थावर संपत्तियां या इनमें से हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी। ये सारी चीजें मैंने आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा दी है। ठीक है, अब आपको इजीली ये याद है। ठीक, अब अपने चलते हैं अगली धारा की तरफ। ये तो थी धारा 67। अब अपने चलते हैं धारा 68 की तरफ। 67 में तो ये देख लिया कि नगर पालिका जो है संपत्ति को अर्जित कैसे कर सकती है और उसको धारित कैसे कर सकती है। अब अपने चलते हैं कि जो संपत्ति है, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में निहित है। जैसे कौन कौन सी है वो अपने धारा 68 में देखेंगे। फिर धारा 68 में जो है संपत्ति का निहित होना, यानी वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग है कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में निहित है, बेसिकली ये अपने देखने वाले हैं। तो धारा 68 जो है वो है आपके संपत्ति का निहित होना। संपत्ति का निहित होना, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो धारा 68 में कहा गया है कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां जो नगर पालिका में निहित होगी वो अपने को देखना है। तो धारा 68 जो है वो कहती है संपत्ति का निहित होना, यानी वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके तहत वह समस्त संपत्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई हो। कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रिजर्व कर लेती है, आरक्षित कर लेती है। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर लेती है, आरक्षित कर लेती है ऐसी संपत्तियां। लेकिन यहां पर उन संपत्तियों की बात हो रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्व नहीं की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको आरक्षित नहीं किया हुआ है। उन संपत्तियों की यहां पर बात हो रही है
कि वे समस्त संपत्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई हो, वो सब नगर पालिका में क्या होंगी, निहित होंगी। पहला तो यही है कि वे संपत्तियां जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई हो, राज्य सरकार द्वारा गैर आरक्षित संपत्तियां, राज्य सरकार के द्वारा जो गैर आरक्षित संपत्तियां हैं, जिनको आरक्षित नहीं किया गया है, वो सारी संपत्तियां जो है वो नगर पालिका में निहित होगी, यानी नगर पालिका की होगी बेसिकली। ठीक है, और उनका प्रबंधन और नियंत्रण भी कौन करेगा, फिर नगर पालिका ही करेगी। और नगर पालिका इन संपत्तियों का उपयोग जो है वो एक न्यासी के रूप में, यानी कि ट्रस्टी के रूप में करेगी। अब ट्रस्टी क्या होता है, तो जो ट्रस्ट को चलाने वाला होता है, जैसे कोई ट्रस्ट है ना, जैसे मंदिर ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको चलाने वाला कौन है, ट्रस्टी। तो नगर पालिका इन संपत्तियों का जो उपयोग है वो एक ट्रस्टी के रूप में करेंगी। सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसको राज्य सरकार ने रिजर्व नहीं किया है स्पेशली, ठीक है, गैर आरक्षित संपत्ति है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो जो संपत्ति है वो आपकी नगर पालिका में ही निहित होगी। वो जो संपत्ति है वो नगर पालिका में निहित होगी। और ये जो नगर पालिका है यही उन संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, यही उन समितियों का क्या करेगी, प्रबंधन और संचालन करेगी। और नगर पालिका ही उस संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी, न्यासी के रूप में जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि निहित होने वाली प्रमुख संपत्तियां कौन कौन सी है, ठीक है ना, कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में निहित होगी। वैसे तो आपको बता दिया कि जो संपत्ति स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्व नहीं की हुई है वो सारी संपत्तियां नगर पालिका में निहित होगी और वही उनका प्रबंधन और नियंत्रण करेगी और उनका उपयोग एक ट्रस्टी के रूप में करेगी। इतनी बात कर चुके हैं। अब अपने ये देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि नगर पालिका में निहित होगी। जैसे पहली, इसमें आप सिंपल एक वर्ड ध्यान रखना, वो है सार्वजनिक। पब्लिक जो संपत्तियां हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो सारी आप सोच लो, वही इसका आंसर है बेसिकली। यानी प्रॉपर्टीज टू बी वेस्टेड, है ना, प्रॉपर्टीज टू बी वेस्टेड, यानी कि निहित होने वाली प्रमुख संपत्तियां कौन कौन सी है नगर पालिका के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप सार्वजनिक वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना। तो पहली है समस्त सार्वजनिक जो भूमि है, पब्लिक लैंड्स जो होते हैं, सार्वजनिक भूमि होती है जो, जैसे आपके गांव के अंदर मान लो जोड़ पायतना, इसको आप गांव से लिंक करके पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 75% आबादी तो ग्रामीण है राजस्थान की पढ़ने वाली। ठीक है, ग्रामीण और पढ़ने वाले में भी ग्रामीण ही हो गए फिर। तो अब आपने कभी नगर पालिका के चुनाव देखे ही नहीं है, ना आपको इंटरेस्ट आता होगा, तो नगर पालिका एक्ट जो है वो पूरा जीवंत है शहरी लोगों के लिए, वो तो सामने देखते हैं इसको। आप इसको लिंक करके पढ़ना पंचायती राज से, यानी सरपंची के चुनाव से या फिर अदर एक्टिविटीज जो भी होती है एक पंचायत के अंदर, उससे लिंक करके पढ़ना। एज इट इज वही गतिविधियां हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो जो भी पब्लिक लैंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा आपके गांव के अंदर जोड़ पायतन की भूमि होती है, ठीक है ना, वो क्या है, एक सार्वजनिक भूमि है। जहां मंदिर बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, वो क्या है, एक सार्वजनिक भूमि है। तो जितनी भी समस्त जो सार्वजनिक भूमि है, पब्लिक लैंड्स हैं, वो नगर पालिका में क्या होगी, निहित होगी, अगर सरकार ने उनको रिजर्व नहीं किया है तो। दूसरा है फिर जो सार्वजनिक परकोटे होते हैं, है ना, या कोई सार्वजनिक द्वार है, बाजार है, या वधशालाएं हैं, स्लटर हाउस जो वधशालाएं हैं, बुच्चड़ खाने टाइप, ठीक है, या फिर जो सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक भवन जैसे कि पटवार घर है, पंचायत है ना, गांव से लिंक करके बता रहा हूं, लेकिन शहरों के अंदर अलग व्यवस्था है। फिर इसी प्रकार से कोई सार्वजनिक तालाब बना हुआ है, कोई जलाशय बना हुआ है, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, पुल है, जल पाइप है और पंप है, यानी कि जलीय संरचनाओं से रिलेटेड बात हो रही है। ये सब भी नगर पालिका के अधीन ही होगी, उसी में निहित होगी। फिर सार्वजनिक जो नालियां बनी हुई है वो भी नगर पालिका के में निहित होगी। मल नालियां, कोई सीवर्स बनी हुई है या कोई जलमार्ग है, वो सब नगर पालिका में ही निहित होगी। उसी प्रकार से जैसे पब्लिक रोड है, स्ट्रीट्स हैं, है ना, सार्वजनिक मार्ग हैं, वो भी नगर पालिका में निहित है। पटरियां हो गई या उन पर लगे हुए जो वृक्ष हैं या फिर जो उपकरण लगे हुए हैं, वो भी नगर पालिका में ही निहित होगी। आपने देखा होगा रोड के ऊपर जो लाइट्स लगी होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है,
पटरियों पे अलग चीज लगी हुई है, तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। इसी प्रकार से पब्लिक पार्क, सार्वजनिक जो उद्यान है वो भी नगर पालिका में निहित है, ठीक है। इसके अलावा जो खुले चौक हैं, है ना, आपने देखा होगा शहरों के अंदर चौक होते हैं, नदियां या तालाबों के जो घाट है वो भी इसमें शामिल है, शमशान या कोई कब्रिस्तान है वो भी इसमें शामिल है, सार्वजनिक स्थानों के ऊपर एकत्रित जो ठोस अपशिष्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो भी नगर पालिका में ही निहित होगा, जो मृत पशु पक्षी हैं और लावारिस भटके हुए जानवर हैं, वो संपत्तियां भी आपके किस में निहित है, नगर पालिका के अंदर निहित है, ठीक है। तो ये प्रोविजन अब तक आपको समझ आ जाने चाहिए। सिंपल पहला प्रोविजन तो यही है कि ऐसी संपत्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने विशेष रूप से रिजर्व नहीं किया है या आरक्षित नहीं किया है, वे सभी संपत्तियां नगर पालिका के अधीन होगी या नगर पालिका में ही निहित होगी, और उनके प्रबंधन और नियंत्रण का काम किसका है, फिर नगर पालिका का है, और वो इनका उपयोग एक ट्रस्टी के रूप में या न्यासी के रूप में करेगी, ठीक है। फिर अपने ये जाना कि कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में निहित हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, सार्वजनिक वर्ड को ध्यान रखना है, तो जितनी भी सार्वजनिक भूमि है वो सारी, इसके अलावा सार्वजनिक परकोटे, सार्वजनिक द्वार, बाजार, स्लटर हाउस यानी वधशालाएं और सार्वजनिक भवन, फिर सार्वजनिक तालाब, जलाशय, कुएं, बावड़ियां, पुल, जल पाइप और पंप जो हैं ये सब आ जाते हैं, सार्वजनिक नालियां, मल नालियां और जलमार्ग आ गए, सार्वजनिक मार्ग, पटरियां या उन पर लगे हुए वृक्ष या फिर अन्य उपकरण हो गए, सार्वजनिक जो उद्यान हैं, खुले चौक हैं, नदियां और तालाबों के घाट हैं वो आ जाएंगे, इसके अलावा शमशान या कब्रिस्तान आ जाएंगे, फिर इसके अलावा जो ठोस अपशिष्ट है वो आ जाएगा, मृत पशु पक्षी आ जाएंगे और लावारिस भटके हुए जानवर जो है वो इनमें आ जाएंगे। तो ये इतनी जो संपत्तियां हैं बेसिकली वो आपके नगर पालिका में निहित है। अब इसमें एक प्रोविजन और बचता है, और वो प्रोविजन क्या है, वो प्रोविजन ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वे संपत्तियां जो कि जानो पड़ेगा यार डॉक्टर का, वे संपत्तियां जो कि राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित नहीं की गई है, ठीक है, वो नगर पालिका में निहित होगी। लेकिन क्या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस पर कोई प्रतिबंध भी लगा सकती है क्या? तो बिल्कुल लगा सकती है। इसमें राज्य सरकार जो है इन संपत्तियों का पुनर्ग्रहण भी कर सकती है। रीअजम्पशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसका पुनर्ग्रहण भी कर सकती है जो संपत्तियां नगर पालिका में निहित है। ये धारा 68 में ही बताया गया है, राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण। राज्य सरकार पुनर्ग्रहण कब करेगी इन संपत्तियों का? दो स्थितियों के अंदर, ठीक है। राज्य सरकार राजपत्र के अंदर अधिसूचना के द्वारा सरकारी भूमि को वापस भी ले सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य सरकार जो नगरपालिका में निहित भूमि थी, सरकारी भूमि थी, उसको राज्य सरकार वापस ले सकती है दो कंडीशन में। एक तो उसको इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा। कहां पर करना होगा? राजपत्र के अंदर, ठीक है। राजपत्र के अंदर उसको नोटिफिकेशन या अधिसूचना जो है वो जारी करनी होगी और फिर जो है वो सरकारी भूमि जो है उसको वापस ले सकती है दो कंडीशन के अंदर। पहली कंडीशन ये है कि अगर नगरपालिका ने भूमि का क्या किया है? मिसमैनेजमेंट किया है, कुप्रबंधन किया है। अगर नगरपालिका ने भूमि का कुप्रबंधन किया है तो ऐसी स्थिति में जो है कुप्रबंधन, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है वो इस भूमि का क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा। दूसरा वह भूमि लोक हित में राज्य सरकार को आवश्यक हो। मान लो सरकार को है इसकी आवश्यकता, ठीक है, वो जो भूमि है वो लोक हित में सरकार को चाहिए, तब वो उसका क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है। मान लो सरकार को वहां पे कोई स्टेडियम बनाना है, मान लो, ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उसका क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है, किसी भी लोक हित जो है उसमें आवश्यक हो। तो नगरपालिका अगर उस भूमि का मिसमैनेजमेंट कर रही है, कुप्रबंधन कर रही है,
तब राज्य सरकार उस भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है, रीअजम कर सकती है। कैसे कर सकती है? राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, ठीक है। या फिर अगर वो भूमि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर राज्य सरकार को आवश्यक है, तब वो उस भूमि का क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है। ये आपकी है धारा 68। इसको आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं। देखो धारा 68 जो है इसके अंदर क्या प्रोविजन है? बेसिकली धारा 68 के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी जो संपत्ति है वो निहित है नगर पालिका में, संपत्ति का निहित होना, वेस्टेड होना, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से आरक्षित नहीं की है, कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि राज्य सरकार ने उसको रिजर्व नहीं किया, आरक्षित नहीं किया है, तो वो जो संपत्ति है वो नगर पालिका में निहित होगी। वो संपत्ति किस में निहित होगी? वो नगर पालिका में निहित होगी। और नगर पालिका उस संपत्ति का प्रबंधन करेगी और उसका क्या करेगी? संचालन करेगी, यानी कि मैनेजमेंट करेगी और उसको कंडक्ट करेगी, ठीक है। प्रबंधन और संचालन करेगी। और उस संपत्ति का जो उपयोग है वो एज ए ट्रस्टी करेगी, एक न्यासी के रूप में उस संपत्ति का उपयोग नगर पालिका करेगी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि इसके अधीन है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में क्या है? निहित है, यानी कि निहित संपत्तियां। निहित संपत्तियां कौन कौन सी संपत्तियां जो निहित है? तो इसमें आपको एक वर्ड को ध्यान रखना है और वो है सार्वजनिक। अब इसमें आप कुछ भी ऐड करते हुए चलो, सार्वजनिक मान लो भूमि कर लो, एक तो पहला सार्वजनिक लैंड कर लो, ठीक है। फिर आप इसमें ऐड कर लो सार्वजनिक भवन, जल मार्ग, नालियां, स्ट्रीट्स, है ना, कब्रिस्तान, इस प्रकार से अन्य भी है, ठीक है। वो सारे इसमें आते हैं, वो सारी संपत्तियां जो है वो इसमें निहित है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, एक और प्रोविजन है धारा 68 में। वो प्रोविजन क्या है कि अगर राज्य सरकार जो है उसको ये लगता है कि नगर पालिका जो है उसने इस भूमि का क्या किया है? कुप्रबंधन किया है, या वो उसका कुप्रबंधन कर रही है, यानी कि उसका मिसमैनेजमेंट कर रही है। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सरकार को इस भूमि का उपयोग लोकहित में करना है, लोकहित में करना है, इस भूमि का उपयोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट में करना है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इस भूमि का क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? पुनर्ग्रहण कर सकती है। किस रूप में? राजपत्र के अंदर अधिसूचना जारी करके। राजपत्र जो गैजेट है उसके अंदर नोटिफिकेशन जो है राज्य सरकार जारी करेगी और इस संपत्ति का क्या कर लेगी? पुनर्ग्रहण भी कर सकती है, रीअजम्पशन उसका कर सकती है, ठीक है। ये अपने दो धाराएं अब तक पढ़ी है, धारा 67 और धारा 68। चलो अब आगे चलते हैं। जो धारा 69 है वो क्या है? तो धारा 69 में यह बताया गया है कि ये जो संपत्ति का अर्जन कर रहे हो आप, एक तो धारा 67 में तो यह बताया किसी भी संपत्ति का अर्जन जो है या उसका एक्वाइजेशन जो है वो कैसे किया जा सकता है ना, उसको होल्ड कैसे कर सकती है नगर पालिका, वो नहीं बताया गया था धारा 67 में, ठीक है। धारा 67 में इतना बताया था कि नगर पालिका जो है वो संपत्ति को अर्जित कर सकती है और उसको धारित कर सकती है। कैसे कर सकती है ये नहीं बताया गया था। ये कहां बताया गया है? धारा 69 के अंदर बताया गया है, ठीक है। कैसे कर सकती है? आप ऐड कर सकते हो इसको धारा 69 के साथ में, ठीक है। तो धारा 69 जो है वो करार, विनिमय, पट्टा आदि अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं जिनके माध्यम से इस संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है। कोई भी संपत्ति है उसको कैसे कैसे अर्जित किया जा सकता है? एक तो एग्रीमेंट के द्वारा किया जा सकता है, समझौता करके, ठीक है, एग्रीमेंट साइन करके। दूसरा उसको एक्सचेंज करके, विनिमय के थ्रू किया जा सकता है, या उसको लीज के थ्रू किया जा सकता है।
इन मेथड्स के द्वारा या अलग और भी मेथड हो सकते हैं, इनके द्वारा इस संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है। ये धारा 69 में बताया गया है। अब धारा 69 के अंदर क्या है वो अपने को यहां पर देखना है। ठीक है, धारा 69 में बताया गया है जो संपत्ति है उसका अर्जन कैसे होगा। ठीक है, संपत्ति का अर्जन कैसे होगा, तो अलग अलग मेथड है। एक तो एग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है, समझौते के द्वारा हो सकता है। दूसरा इसके अंदर कोई आपके एग्रीमेंट हो सकता है, लीज हो सकता है, करार हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट या करार हो गया, एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया, पट्टा हो गया, लीज हो गया। ठीक है, लीज या फिर पट्टा, समझौता या करार। ठीक है, तीसरा इसमें हो सकता है विनिमय। इत्यादि इनके द्वारा जो है संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है, ये धारा 69 कहती है। अच्छा, धारा 68 का ओरिजिनल मैं आपको दिखा देता हूं। धारा 68 ये रहा संपत्ति का निहित होना। इसमें कहा गया पहली उपधारा में कि राज्य सरकार के द्वारा जो विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई भूमि है वो नगरपालिका में निहित होगी और वो इसका उपयोग इस प्रकार से कर सकती है। ठीक है, फिर कौन कौन सी संपत्तियां हैं वो बता दी गई उपधारा 1 में ही सारी। ठीक है, सभी भटके हुए जानवर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है वो इसमें शामिल रहेंगे, उसमें निहित रहेंगे। फिर इसमें यह कहा गया है उपधारा 2 में कि वो इसका क्या कर सकती है, राज्य सरकार पुनर्ग्रहण भी कर सकती है 2 कंडीशंस के अंदर। तो ये आपको मैंने पूरी पढ़ा दी। अब आपने आते हैं धारा 69 पे, जिसमें यह बताया कि संपत्ति जो है उसको अर्जित कैसे किया जा सकता है। उसको अर्जित किया जा सकता है एग्रीमेंट के थ्रू, उसको अर्जित किया जा सकता है एक्सचेंज के थ्रू, या उसको लीज के थ्रू या पट्टे के थ्रू जो है उसको अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए किसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है क्या, तो बिल्कुल राज्य सरकार का जो है इसमें पूर्व अनुमोदन आवश्यक रहेगा। नगर पालिका जो है वो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रायोर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे जो है इस संपत्ति को अर्जित कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि पसीना बहुत आ रहा है, इतनी उमस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नगर पालिका है अगर उसको, पहला तो आपको धारा 67 में ये बता दिया था कि जो संपत्ति है चाहे वो स्थावर है या जंगम है, चाहे वो नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में है या उसके बाहर है, उसको नगर पालिका अर्जित कर सकती है या धारित कर सकती है। ठीक है, अब इस संपत्ति का अर्जन जो है वो कैसे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सवाल एक और भी जरूरी है, क्या उसके लिए इसको नगर पालिका को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता है क्या, तो बिल्कुल है। नगर पालिका को अगर किसी भी संपत्ति को अर्जित करना है, एक्वायर करना है, तो इसके लिए उसको एक पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, वो भी राज्य सरकार के। किसके, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वो किसी भी संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकती है। कहां लिखा हुआ है, धारा 69 के अंदर लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि जो संपत्ति है उसको अर्जित करने के लिए नगर पालिका को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन जो है वो आवश्यक है। फिर आते हैं अर्जन के तरीकों पर। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ एक्वाइजेशन, अर्जन के तरीके। तो अर्जन के तरीकों की अगर अपने बात करें इसमें, तो पहला तरीका इसमें आता है एग्रीमेंट का, करार के द्वारा, करार या फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कह लो, या फिर जहां सब एग्री हो गए यानी समझौता हो गया, समझौते के द्वारा अर्जित किया जा सकता है संपत्ति को। 2 पक्ष थे उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, नगर पालिका और किसी और की जो भूमि है, मान लो उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो नगर पालिका उस संपत्ति को क्या कर लेगी, एक्वाइजेशन कर लेगी। लेकिन उसके लिए उसको पहले राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन जो है वो आवश्यक होगा। ठीक है, पहला तरीका तो है एग्रीमेंट का, जिसमें कहा गया है कि स्थावर संपत्ति या उस पर कोई सुखाधिकार, इसका क्या मीनिंग है। अब एग्रीमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है स्थावर संपत्ति, एक तो मान लो कोई स्थावर संपत्ति है, जंगम संपत्ति की बात नहीं हो रही, कोई स्थावर संपत्ति, स्थायी संपत्ति जो है
या अचल संपत्ति मान लो इसको, ठीक है, इसको एग्रीमेंट के थ्रू अर्जित कर सकती है। दूसरा है इस स्थावर संपत्ति पर मान लो कोई सुखाधिकार है। अब ये ध्यान से समझ लेना सुखाधिकार क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो ईजमेंट राइट या फिर सुखाधिकार क्या होता है, ईजमेंट राइट, ठीक है। अब सुखाधिकार का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपने दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि जैसे आपके घरों के अंदर बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बारिश में मान लो आपके घर में क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। अब आप इस पानी को जो है वो बाहर निकाल रहे हो अपने घर से, और वो किसी दूसरे के घर में जा रहा है, ठीक है, तो वो इसके लिए आप पर केस नहीं कर सकता, ये होता है सुखाधिकार, ठीक है। फिर दूसरा आप एक एग्जांपल और मान के चलो, जैसे गांवों के अंदर मान लो खेत है आपके, ठीक है, ये दो खेत है, 1 2, ठीक है, ये दो खेत है, इसके पास में, इन दोनों के पास में एक कॉमन रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता मान लो इस 2 के खेत में है, 1 के खेत में नहीं है, ठीक है। वो रास्ता 1 के लिए दिक्कत है कि उसके पास में खेत का रास्ता नहीं, तो 2 क्या करता है, उसको ये ईजमेंट राइट दे देता है कि भाई तू इसका यूज कर ले। इसी प्रकार से इस घर वाले ने भी एक ईजमेंट राइट आपको दे रखा है कि ठीक है भाई पानी निकाल ले, और तो क्या चाह रहा है, ठीक है, कैसे निकालेगा, आने दे पानी, फिर हम इधर ठोक देंगे, हमें भी ईजमेंट राइट है, ठीक है। ये होता है ईजमेंट राइट कि किसी एक का जो अधिकार है वो दूसरा उपयोग में कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये मालिकाना हक नहीं होता। ईजमेंट राइट कभी भी मालिकाना हक नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 1 2 के इस रा का यूज कर रहा है तो इस जो रा है इस पर 1 का क्या हो जाएगा, हक हो जाएगा या कब्जा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मालिकाना हक नहीं होता ईजमेंट राइट। इसने एक तो आपको ईज दी और आप ऊपर से कब्जा कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी यहां भी नहीं हो सकता कि पानी इधर वाले के घर में पहुंचा के कि इधर आ गया हमारा पानी, अभी घर हमारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ईजमेंट राइट होता है, सुखाधिकार होता है। तो ये बताया गया है कि अर्जन का जो पहला तरीका है किसी भी संपत्ति को अर्जित करने का, वो है एग्रीमेंट के थ्रू, करार के थ्रू, समझौते के थ्रू, जिसमें कोई भी जो स्थावर संपत्ति है उसको एग्रीमेंट के थ्रू अर्जित किया जा सकता है, या उसका कोई जो सुखाधिकार है या ईजमेंट राइट है उस स्थावर संपत्ति का, उसको इसके थ्रू अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा अर्जन का जो तरीका है वो है एक्सचेंज का, किसी संपत्ति की अदला बदली करके, ठीक है, एक के बदले दूसरी, अट्टा सट्टा बेसिकली, ठीक है, जो शादियों में करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है वो विनिमय के द्वारा, विनिमय द्वारा, एक्सचेंज मेथड से, ठीक है, संपत्ति की अदला बदली करके, ठीक है। एक नगर पालिका को मान लो कोई एक संपत्ति लेनी थी किसी से, उसके पास में वो संपत्ति है, इन दोनों ने ये संपत्ति आपस में क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, ठीक है। नगर पालिका ने बोला ये संपत्ति हमें दे दे, हम इसके बदले में तुझे ये कोई और संपत्ति दे रहे हैं। जब ये दोनों राजी हो गए तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज मेथड के द्वारा उस संपत्ति को अर्जित करना। तो एक इस मेथड से भी नगर पालिका जो है किसी संपत्ति को अर्जित कर सकती है, विनिमय के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, संपत्ति की अदला बदली के द्वारा। फिर तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है पट्टे पर या लीज के ऊपर, भाड़े के ऊपर, रेंट के ऊपर, ठीक है। तो स्थावर संपत्ति जो है उसको लीज पर लेकर भी नगर पालिका जो है वो अर्जित कर सकती है, भाड़ा, लीज या पट्टा, रेंट या लीज के ऊपर भी, ठीक है, रेंट या फिर लीज के ऊपर भी किसी संपत्ति को जो है वो अर्जित किया जा सकता है। नगर पालिका जो है रेंट के ऊपर या किसी लीज के ऊपर जो है ऐसी संपत्ति को अर्जित कर सकती है। तो ये 3 मेन मेथड है किसी भी संपत्ति को अर्जित करने की, धारा 69 के अंदर।
फिर इसके अंदर एक प्रोविजन और आता है, और वो प्रोविजन है ग्रांट का या डोनेशन का। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे डोनर भी बैठे हैं, ठीक है, जो संपत्ति का दान करते हैं। तो नगर पालिका जो है वो किसी भी दाता से जंगम या स्थावर संपत्ति या आय का जो है वो समर्पण स्वीकार कर सकती है, डोनेशन को स्वीकार कर सकती है नगर पालिका। कोई दान है उसको नगर पालिका स्वीकार कर सकती है, ध्यान रखना, नगर पालिका जो है वो दान को स्वीकार कर सकती है, ये कोई रिश्वत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दाता है जो दान देना चाहता है, वो मान लो कोई जंगम या स्थावर संपत्ति दान में देता है, या फिर वो अपनी आय जो है वो समर्पित कर देता है, तो वो नगर पालिका स्वीकार कर सकती है। जैसे आप इसको गांवों से लिंक करके पढ़ो तो आपने देखा होगा गांवों के अंदर गौशालाएं बनी होती है, ठीक है, और वो गौशालाएं किसी की भूमि पर बनी होती है। तो अक्सर ये होता है कि जो भूमि स्वामी होता है उसका, वो उसको दान पर दे देता है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये सेम यहां पर है कि कोई भी भूमि है या कोई संपत्ति है, उसको जो है चाहे वो जंगम है या स्थावर है, कोई भी दाता, चाहे कोई स्थावर संपत्ति है, कोई जंगम संपत्ति है, या अपनी जो आय है उसका समर्पण करता है, तो नगर पालिका उसको स्वीकार कर सकती है। ठीक है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें यहां पर कि नगर पालिका जो है वो एक दो अधिनियम है, एक तो है पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, एक तो 1920 का एक्ट है पूर्त और न्यास अधिनियम, एक तो 1920 का एक्ट है, आपको इनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं रखना है, या जो भारतीय न्यास अधिनियम है 1882। ठीक है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का एक्ट है। ठीक है, ये सेम ही है बेसिकली। तो इनके अधीन जो है वो किसी भी ट्रस्ट की बेनिफिशियरी भी बन सकती है, हितग्राही भी बन सकती है। यानी कि जो मान लो कोई ट्रस्ट है, ठीक है, उस ट्रस्ट का पैसा किसको जा रहा है, ठीक है, बेनिफिशरीज को, हितग्राही को, जो उसकी बेनिफिशरीज है उनको जा रहा है। तो नगर पालिका जो है इस ट्रस्ट की हितग्राही भी बन सकती है, बेनिफिशरी भी बन सकती है किसी भी ट्रस्ट की, ऊपर बताया भी था। तो इन दो एक्ट के थ्रू, एक्ट 1920 और एक्ट 1882 कौन से हैं, एक तो है पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882। इनके अधीन नगर पालिका जो है किसी भी ट्रस्ट की हितग्राही या बेनिफिशियरी जो है वो बन सकती है। ये आपकी धारा 69 है। ठीक है, अब मैं आपको इसको रिकॉल करवा देता हूं धारा 69 को। तो धारा जो 69 है इसमें बताया गया है संपत्ति को अर्जित करने के तरीके। ठीक है, संपत्ति को अर्जित करने के तरीके, संपत्ति को अर्जित करने के तरीके यहां पर बताए गए, जिसके अंदर, ठीक है, संपत्ति को अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी संपत्ति को अर्जित करना है नगर पालिका को, तो इसके लिए उसको एक पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, और वो पूर्व अनुमोदन होगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नगर पालिका किसी भी संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकती। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। पहला मेथड है करार के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, दूसरा मेथड है विनिमय के द्वारा यानी कि एक्सचेंज के द्वारा, और तीसरा मेथड इसमें आता है लीज के द्वारा जो है, या फिर भाड़े के ऊपर, लीज या फिर भाड़ा जो है इसके थ्रू अर्जित कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर 2 प्रोविजन और भी आते हैं, जिसके अंदर पहला प्रोविजन तो ये है कि जो नगर पालिका है वो किसी भी जो ट्रस्ट है या न्यास है उसकी हितग्राही बन सकती है। 2 एक्ट दिए हुए हैं उनके तहत। ठीक है, एक तो आपके 1920 का एक्ट है और एक 1882 का एक्ट है। उन एक्ट के तहत नगर पालिका किसी न्यास की जो है वो बेनिफिशियरी या हितग्राही जो है वो बन सकती है। ठीक है, फिर अगर अपने बात करें इसमें एक प्रोविजन और दिया हुआ है, वो प्रोविजन ये है कि जो दान है नगर पालिका जो है, अगर कोई दाता दान करता है, चाहे कोई वो स्थावर संपत्ति का करे, जंगम संपत्ति का करे, या अपनी आय का समर्पण करे, तो इस दान को नगर पालिका क्या कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। ठीक है,
ये आप शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते हुए चलो तो आपको इजीली चीजें याद रहेगी। ठीक है, ये धारा 69 था। अब अगर अपने इनको रिकॉल करें धारा 67 से 69 तक, तो देखो 67 में क्या कहा गया है। 67 में ये कहा गया है कि कोई भी संपत्ति जो है उसका अर्जन और उसका धारण, कोई भी संपत्ति जो है उसका अर्जन और धारण कैसे नहीं, संपत्ति और अर्जन का धारण, इसके संबंध में उपबंध दिए हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो मान लो स्थावर है चाहे वो जंगम है, ठीक है, वो नगर पालिका के मान लो सीमा क्षेत्र में स्थित है या उसके बाहर भी स्थित है, तो उसको नगर पालिका जो है वो अर्जित कर सकती है और उसको धारित कर सकती है। ये धारा 67 में कहा गया। फिर धारा 68 में क्या कहा गया। धारा 68 में ये कहा गया कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो नगर पालिका में निहित है। संपत्ति का निहित होना, कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने विशेष रूप से आरक्षित नहीं की हुई है वो संपत्तियां नगर पालिका में निहित होगी और वो इनका उपयोग करेगी एज ए ट्रस्टी, वही उनका प्रबंधन और संचालन भी करेगी। कौन कौन सी संपत्तियां थी, जो सार्वजनिक संपत्तियां जो ऑलमोस्ट है वो सारी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद आती है धारा 69 जिसमें बताएंगे हैं अर्जन के तरीके। अभी अभी अपने बात की थी इसकी, तो ठीक है, किन किन मेथड्स के थ्रू इसको अर्जित कर सकते हैं। राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन इसमें आवश्यक है। नगर पालिका दान को स्वीकार कर सकती है। ये सारी बातें थी। ठीक है, तो अब अपने धारा 69 को ओरिजिनली अगर अपने देखें तो ये रहा, करार, विनिमय, पट्टा या अनुदान आदि के द्वारा जो है नगर पालिका के द्वारा संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एग्रीमेंट के द्वारा किसी भी स्थावर संपत्ति को या फिर उसके सुखाधिकार को, जो मैंने आपको समझाई दिया। दूसरा है विनिमय द्वारा और तीसरा है उसको भाड़े या पट्टे पर ले सकती है। फिर बताया गया है अनुदान के द्वारा। ठीक है, फिर ये जो आपको बताया ही था मैंने कि इसके तहत जो है उसकी हितग्राही होगी, किसी भी न्यास की बेनिफिशियरी जो है वो नगर पालिका होगी। ये आपकी धारा 69 हो गई। ठीक है, क्लियर। अब अपने चलते हैं धारा 70 की तरफ। अब अपने किस पर चलते हैं, धारा 70 पर। ठीक है, तो अगर धारा 70 की अपने बात करें तो इसमें बताया गया है भूमि का अनिवार्य अर्जन, यानी कि कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ लैंड। अब आ जाते हैं अनिवार्य अर्जन पर। ठीक है, धारा 70 में बताया गया है भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, भूमि का अनिवार्य अर्जन, कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ लैंड। धारा 70 में बताया गया है भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, यदि कोई भूमि जो कि नगर पालिका की सीमा के अंदर है या बाहर है, नगर पालिका के कार्यों के लिए आवश्यक है, ऐसी कोई भूमि है जो नगर पालिका के कार्यों के लिए आवश्यक है, तो नगर पालिका के अनुरोध करने पर राज्य सरकार जो है भूमि अर्जन अधिनियम है 1894 का, जो आगे संशोधित कर दिया गया है, उसके तहत उसको अनिवार्य रूप से क्या कर लेगी, अधिग्रहित करेगी। ठीक है, भूमि का अनिवार्य अर्जन क्या कहता है कि यदि कोई भूमि नगर पालिका के कार्यों के लिए आवश्यक है तो नगर पालिका के अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम के तहत उसको अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करेगी। सिंपल सी बात है। मान लेते हैं ऐसी कोई भूमि है जो नगर पालिका के कार्यों के लिए क्या है, आवश्यक है, नगर पालिका के कार्यों के लिए आवश्यक है। ऐसी कोई भूमि है जो नगर पालिका के कार्यों के लिए क्या है, आवश्यक है। मान लो किसी व्यक्तिगत है, नगर पालिका के कार्यों के लिए क्या है, वो भूमि आवश्यक है।
तो नगर पालिका क्या करेगी फिर कि हमें तो चाहिए भाई ये भूमि, तो किसको बोलेगी? वो राज्य सरकार को बोलेगी। ठीक है, राज्य सरकार से क्या करेगी? अनुरोध करेगी। अनुरोध करने पर राज्य सरकार इसको क्या है? अधिग्रहित कर लेगी। यही इतना ही है अनिवार्य अर्जन। सिंपल सी बात है यार, टाबर जिद कौन करेगी खिलनी है लेने की कि मुझे तो ये चाहिए चाहिए। वही सेम जिद नगर पालिका किससे कर रही है? राज्य सरकार से, कि हमें ये भूमि चाहिए ही चाहिए बस। ठीक है, तो फिर राज्य सरकार इसको क्या कर लेगी? अधिग्रहित कर लेगी, जो है एक्वाइजेशन इसका कर लेगी। इसके बदले में अब जिसकी भूमि का आपने अर्जन किया है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कर लोगे। तो इसके बदले में नगर पालिका जो है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी मुआवजा होगा, जिसकी भी भूमि राज्य सरकार ने अधिग्रहित करी है उसको जो है वो राज्य सरकार एक मुआवजा निर्धारित करेगी। और ये जो मुआवजा है ये पे कौन करेगा? ये पे करेगी नगर पालिका। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो मुआवजा है और अर्जन के जो भी अन्य प्रभार होंगे, जो भी एक्स्ट्रा उस पर प्रभार लगेंगे, ठीक है, उन सब का जो पेमेंट है, संदाय है, वो नगर पालिका ही करेगी। ठीक है, जिसके बाद वो भूमि नगर पालिका में क्या हो जाएगी? निहित हो जाएगी। जैसे ही वो पे कर देगी तो फिर वो भूमि किसको मिल जाएगी? नगर पालिका को मिल जाएगी। सिंपल समझा देता हूं। धारा 70, धारा 70 सिंपल सी है। आप ऐसे समझ लो कि कोई मान लो भूमि थी, नगर पालिका को ये है कि यहां पर हमें कुछ बनाना है। सिंपल सी बात है, नगर पालिका कह रही है कि मुझे ये भूमि चाहिए चाहिए किसी भी कीमत। मान लो उसको कोई प्लांट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये किसी व्यक्तिगत आदमी की ही भूमि होगी। सिंपल सी बात है, नगर पालिका को ये है कि हमें ये भूमि चाहिए चाहिए। तो नगर पालिका क्या करेगी? राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि दिला दे। ठीक है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? इस भूमि का अधिग्रहण कर लेगी। राज्य सरकार पहले क्या कर लेगी? इसका अधिग्रहण कर लेगी। अब आपने इसको अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन ये जो भूमि का स्वामी है इसको क्या करना पड़ेगा? मुआवजा भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये मुआवजा भी देगा या फिर अर्जन के अंदर जो और पैसा लगेगा, ठीक है, अर्जन के दौरान, उसको एक्वायर करने के दौरान जो भी एडिशनल चार्जेस लगेंगे, अन्य प्रभार, ठीक है, जो एडिशनल चार्जेस लगेंगे, ये सब जैसे ही नगर पालिका पे कर देगी, संदाय कर देगी, पेमेंट इनकी कर देगी, तो वो भूमि नगर पालिका के अधीन या नगर पालिका में निहित हो जाएगी। ये आपकी धारा 70 है बेसिकली, संपत्ति का भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, धारा 70 कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, भूमि का अनिवार्य अर्जन। यदि कोई भूमि जो कि नगर पालिका की सीमा के भीतर या बाहर है, वो नगर पालिका के कार्यों के लिए आवश्यक है, तो नगर पालिका जो है स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करेगी, इसको अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लेगी। ठीक है, तो फिर राज्य सरकार जो है वो भूमि अर्जन अधिनियम है 1894 का, जो अब संशोधित हो चुका है, उसके तहत इसे अनिवार्य रूप से क्या कर लेगी? अधिग्रहित कर लेगी। इसके बदले में नगर पालिका जो है उसको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो भी मुआवजा है, कंपनसेशन है, और अर्जन के जो अन्य प्रभार या एडिशनल चार्जेस हैं उनका पे करना होगा, जिसके बाद वो भूमि नगर पालिका में क्या हो जाएगी? निहित हो जाएगी। ठीक है, ये धारा 70 है। ऑफिशियल एक्ट की अगर अपने बात करें तो ये रही धारा 70। ठीक है, एज इट इज वही पढ़ा है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने धारा 71 के ऊपर, धारा 71 के ऊपर। धारा 71 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 71 के अंदर लिखा हुआ है कुछ भूमियों का आवंटन और उनका नियमन, यानी कि एलोकेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन लैंड्स। कतिपय भूमियों का आवंटन और उनका नियमन, यानी कि एलोकेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन लैंड्स। कौन सी भूमियों का आवंटन और कौन सी भूमियों का नियमन, वो धारा 71 में बताया गया है। तो धारा जो 71 है उसमें क्या बताया गया है? कतिपय
भूमियों का आवंटन एवं नियमन। कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन, ये बताया गया धारा 71 के अंदर। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि राजस्थान राजस्व जो अधिनियम 1956 है, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1956, उसकी धारा जो 90B है, उसके तहत जो खातेदारों के अधिकारों के समर्पण के बाद में जो भी भूमियां नगर पालिका के पास में आती है, उनका पात्रता की जांच के बाद आवंटन या फिर नियमितीकरण जो है वो किया जाएगा। इसका सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956 का। ठीक है, ये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956 का। इसके अंदर एक धारा दी हुई है और वो धारा है 90B। धारा कौन सी है? 90B। ये जो धारा 90B है, इसमें जो खातेदार हैं उनके अधिकार, खातेदार जो हैं उनके अधिकार बताए गए। धारा 90B में खातेदारों के जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, जो खातेदार हैं आपके, उनके अधिकार 90B के अंदर बताए गए। अब इसका नगर पालिका से क्या लेना देना है, तो उस पर भी आते हैं अपने। अब आप यहां पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ने मत लग लेना प्लीज। ठीक है, सिर्फ उसकी एक धारा मेंशन की हुई, आपको उससे मतलब रखना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये भाई कि देखो, सिंपल खुद 2-3 बातें बताता हूं आपको आज। एक तो बात ये है कि ये एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है आपका, ठीक है, वो कैसे होता है? वो होता है कंटेंट जो है आपका होना चाहिए टॉप। ठीक है, जिसमें से आपको 40% चाहिए, तो उस कंटेंट में से 80% तो आने ही चाहिए। 80 ना आए तो 70 तो आने ही चाहिए। ऐसा कंटेंट आपके पास में होना चाहिए जिसकी भी आप तैयारी कर सकते। ठीक है, तो पहली बात तो कंटेंट टॉप का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंटेंट टॉप का होने से क्या होगा, जब उसको आप याद ही नहीं कर पाओगे। मान लो आपके पास में लोक बंधु की पीडीएफ्स भरी पड़ी है, आपने इकट्ठी कर ली। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे, ऑफलाइन दे रहे हैं। वो हो सकता है वो उनकी अलग प्रेफरेंस है, बट ऑनलाइन टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं। कोई भी है, चाहे एसआई है, चाहे आरएस प्री है, चाहे वो ईयूआरओ है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं, सीरियस ही नहीं है लोग। आप कंटेंट को इकट्ठा करके सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो? उस कंटेंट को याद करके। अब इस याद करने वाली जो प्रोसेस है, उसके बीच में जो है वो है आपके टीचर। ठीक है, मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, कंटेंट मैंने आपको दे दिया, ये सेम कंटेंट मैंने आपको दे रखा है, ये पीडीएफ आपके पास में। अब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये याद करवा दूं, आपको समझा दूं। अब जब मैं आपको ये याद करवा रहा हूं तो मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही है। एक चीज तो ये चल रही है कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दूं यहां पर, कि मेरी टीचिंग की लोग तारीफ करते फिरे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए सिंपल करना होगा मुझे, कि मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा इन चीजों का। वो मैं इजीली जान जाऊंगा। ठीक है, गूगल पर डालूंगा कोई भी चीज। जैसे मैंने ये जो ईजमेंट राइट है, ये मुझे भी नहीं पता था ईजमेंट राइट क्या होता है। मैंने गूगल पे डाला, मैं पूरी रिहर्स करके आता हूं पहले। ठीक है, ईजमेंट राइट मैंने डाला गूगल पे, मुझे पता लग गया, मैं समझ गया कि ईजमेंट राइट क्या होता है। फिर मैंने 2 एग्जाम्पल बना लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ज्ञान प्रदर्शन होता है ना, इसकी एक सीमा होती है। अब जैसे हिस्ट्री का टीचर है, वो इसमें कहानियां सुना के ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है।
पॉलिटी का टीचर कहानियां सुना के ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, उससे क्या होता है कि उससे क्लास की लेंथ जो होती है 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो जाती है। जैसे मैं लाइव क्लास भी बहुत कम प्रेफर करता हूं, उसका रीजन यही है कि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। और मेरा यही रहता है हमेशा से कि जो स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, देखो जो निठल्ले हैं उनको तो मैं ना तो कभी रिप्लाई करता, ठीक है, मैं सीधा ब्लॉक करता हूं यहां से निठल्लों को। जिनको पढ़ना नहीं है, बस बकवास करनी है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, ठीक है, और मुझे नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं। इतना काम करते हैं हम, उसके बाद में ये कमेंट हमसे सहन नहीं होते, ठीक है, इसलिए सीधा ब्लॉक एक ही ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अब जैसे लाइव क्लास है तो उसकी लेंथ ज्यादा हो, वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। ज्ञान का प्रदर्शन करके कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है ज्ञान प्रदर्शन से भारत में बहुत फेमस, बोल बोल के, जिनकी भाषण शैली बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर मैं इस पे आ जाऊं सिर्फ ज्ञान प्रदर्शन पे ही, मुझे इसके थ्रू फेमस होना है, मेरा कोई उद्देश्य फेमस होना तो है ही नहीं, मैं तो बहुत राजी हूं अपनी लाइफ में, ठीक है, फेमस होना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि 4 लोग मुझसे पढ़ के सेलेक्ट हो जाए बस, ठीक है, वो आके मुझे बोलते हैं कि भैया आपसे पढ़ के हम सेलेक्ट हो गए, वो मेरे लिए खुशी का मोमेंट है। मैं सेलेक्ट हो जाऊं, ये मेरे लिए खुशी का मोमेंट नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है, ये मेरा गोल नहीं है, ठीक है, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। तो इसके लिए अब 2 तरीके हैं कि अब जब मैं ये कंटेंट आपको याद कर, मैं दिल से बता रहा हूं आपको, आप कंटेंट को इकट्ठा कर लोगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बाद में हम देते फिरें ये कि हमारे कंटेंट में से 100 में से 100 आ गए, 40 में से 40 आ गए, उससे क्या हो जाएगा। आपके साथ जो पढ़ रहे थे उनको आपने सही दिशा में गाइड किया गया, कंटेंट तो सारे ही दे रहे। अब उस कंटेंट को याद करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन 50% आपकी भी है, ठीक। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि उस कंटेंट को याद करवा दें। ज्ञान प्रदर्शन से कंटेंट याद नहीं होगा। एग्जाम में वो धाराएं पूछेगा और उसमें आप स्टोरी याद करते रहोगे तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड है वो ये है कि इसका बार बार मल्टीपल जो है वो रिवीजन करवा दिया जाए, तभी आपको ये याद होगा। ये मैंने मेथड बना रखे हैं इसके। मैं कोई भी धारा है उसको 2-3 बार बताता हूं आपको। मैंने जैसे धारा 67 है उसको पहले यहां से बताया, ठीक है, फिर आपको यहां से बताया, फिर इसको 3 बार तो यहीं रिपीट कर दिया होगा, फिर मैंने यहां पर ये जो एम्प्टी स्लाइड्स खोल रखी है मैंने यहां पर लिख लिख के बता रहा हूं। तो ये याद कराने के क्या है तरीके हैं जिससे आपका सिलेक्शन। मैं इतना बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं इस मुद्दे पे, लेकिन आज मेरा थोड़ा क्या है कि मन कर रहा है, क्योंकि मैंने स्टेट्स देखे और उसमें लोग कंटेंट की तो मुझे पता है वो तो तारीफ करनी ही करनी है, क्योंकि कंटेंट तो ऐसा मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, वो मुझे भी पता है क्योंकि मैं ही तो बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे तो पता है ना कि इसका कंटेंट कितना का है। मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं, मैंने आज तक कोई कोचिंग के नोट्स ही नहीं देखे, ठीक है, मतलब पढ़ते टाइम तो देखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब मैं कंटेंट अब बना रहा हूं तो मैं किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं देखता, क्योंकि मेरा कंटेंट बनाने का एक सिंपल सा मेथड है, वो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनको। और इतना मुझे ज्ञान हो चुका है, 5 साल मैंने तैयारी की आरएएस मेंस की, मुझे इतना ज्ञान ये हो चुका है कि कौन सा कंटेंट आपके काम का होता है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। मैंने एसआई में लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताई थी और वही सारे टॉपिक आए थे। आपको अगर यकीन नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, एक बंदे ने खुद मैसेज करके लिखा है, उसके एसआई में 292 मार्क्स आ रहे हैं, उसने मुझे श्रेय दिया है कि आपने जो टॉपिक बताए थे वही आए थे, वही मैंने पढ़े थे, वही बुक्स मैंने पढ़ी थी, ठीक है। आप किसी के सेलेक्ट होने का इंतजार मत करो कि हम सेलेक्टेड लोगों से ही पढ़ेंगे। सेलेक्टेड लोगों से 10 गुना ज्यादा गुणी होते हैं नॉन सेलेक्टेड लोग, क्योंकि उनको क्या नहीं करना है वो भी पता होता है, ठीक है, वो डोंट्स भी जानते हैं। सेलेक्टेड लोग डोंट्स नहीं जानते हैं और कम मेहनती भी होते हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टेड के अंदर आग बरकरार रहती है, सेलेक्टेड के अंदर आग खत्म हो चुकी होती है। तो इसलिए जो अपने गाइड है, जो आपके टीचर है, वो सही चुने, ठीक है। जो आपको रास्ते से भटका रहे हैं उनसे दूर रहे, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं मैं,
पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है, सिंपल चीज है। लोग 999 का कोर्स है, उसको 399 में ऐसे 999 पे काटा मार के 399 का कर दिया। अरे स्टूडेंट को पता नहीं है क्या 399 का ये वो कोर्स, ठीक है। अब तेरा बिक नहीं रहा तो तुम 399 का बेच रहा है, ठीक है। फिर इधर कोई ऐसा है, मान लो 2000 का कोर्स है, 2000 ओरिजिनल प्राइस था, हम इसको 50% डिस्काउंट में 1000 रुपए कर रहे हैं, या कुछ तो मार थी 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये आपको लोक बंधु पे तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। हमारे प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट फिक्स होते हैं कि इतने की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इतने की टेस्ट सीरीज है, इतने की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, बस फिक्स है ये। ना हम कोई डिस्काउंट करते, जिसको लेना है वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेगा कि भाई हमारे पास में पैसे की किल्लत है, बट हम बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तब मैं अपने आप उनको यहाँ पर डिस्काउंट या पूरा कोर्स ही फ्री कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी पहले, ठीक है। और इसमें बीपीएल और वो सब मापदंड नहीं है, सिंपल एक ही मापदंड है, सीरियसनेस। क्या मापदंड है? सीरियसनेस, पढ़ाई के प्रति। तभी हम आपको ये डिस्काउंट करते हैं। मूर्ख बनाना कोई उद्देश्य नहीं है कि हम 1999 का कोर्स दिखा के 50% डिस्काउंट दिखा देते हैं, अब 999 मिल रहा है, ले लो ले लो। दिवाली धमाका, होली धमाका, क्यों पढ़ते हो भाई इन सब के चक्करों में? आप, मैं मान के चल रहा हूं, आप 24 से लेकर 27 साल वाली एज में होंगे या इससे भी ज्यादा होंगे। अब तो परिपक्व हो जाओ, अब तो मैच्योर हो जाओ थोड़े, क्यों पढ़ते हो इनके जाल में? आप जो आरएस, हो सकता है आप में से कुछ लोग आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, आप एक काम करना, आप किसी भी कोचिंग के आरएस प्री के जो न्यू टॉपिक्स आए हैं अभी 45, उनके नोट्स उठाना और आप लोक बंधु के नोट्स उठा लेना। आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। सबसे पहली तो अगर ये यही डेयर कर देना कि ये बता दें कि इनके सोर्स क्या है, इन्होंने कहां से कंटेंट बनाया है, यहीं बैठा हूं मैं, हिम्मत ही नहीं इनकी बताने की इन्होंने कंटेंट कहां से बनाया। लोक बंधु का कंटेंट देख लेना, आपको सोर्स मिलेंगे। अभी आज मैंने राजस्व मंडल जो नया टॉपिक ऐड हुआ है आरएस प्री में, वो डाला था। उसमें मैंने कम से कम 4 सोर्सेज को यूज किया, वेबसाइट को, पत्रिका को, जो रावीरा होती है इसकी, राजस्व मंडल की वेबसाइट का यूज किया है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट अभी ऊपर जिक्र हुआ था जिसका, ठीक है, उसका कंटेंट लिया है। तो कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। किसी का देख के 4 किताबों को हाइब्रिड करके ऐसे नहीं बनाया जाता कंटेंट। कंटेंट बनता है ओरिजिनल ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेबसाइट्स होती है, वहां से। राजस्थान पॉलिटी का मार्केट में इतना बड़ा लूप होल है कि कोई ढंग की किताब रेकमेंड नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं राजस्थान पॉलिटी के बता दो, मैं बोल देता हूं यार सिंपल सी बात है, जिनमें वेटेज जाता है सबका यही सीन है कि किसी ने बड़ी लिख रखी है तो उसका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। पतली वाली में फिर वेटेज नहीं है उतनी। अभी उसको भी सॉल्व कर देंगे राजस्थान पॉलिटी के। आपको नोट्स जो प्रोवाइड करवाए हैं वो एज ए बुक फॉर्म में बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा ये पार्ट एडिट करना पड़ेगा और मैं एडिट कर नहीं पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। अपने धारा 70 पढ़ रहे थे, उसके बाद में धारा 71 अपने को पढ़नी है, ठीक है। चलो धारा 71। तो कहने का भाव यही है कि आप सीरियस होकर पढ़ें, चीजों को याद करें, ठीक है। कंटेंट इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारी वर्थ बन जाएगी बट उससे फायदा नहीं है। हमारा काम आपका सिलेक्शन करवाना है, हमारी खुद की वर्थ बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमसे पढ़े हुए लोग जो हैं वो बेरोजगार ना रहे बस। अब जो धारा 71 है, तो धारा 71 जो है इसमें बताया गया है कि कुछ जो भूमियां हैं उनका आवंटन और नियमन, यानी कि एलोकेशन और रेगुलराइजेशन। कौन सी भूमियां? ऐसी भूमियां जो कि, अब इसमें सिंपल बताया गया है कि जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956, ठीक है। इसकी धारा है आपके 90B। इस 90B के अंदर बताया गया है खातेदारों के अधिकारों। खातेदार जो हैं, अब खातेदार क्या होते हैं, तो इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में इनको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप तो इतना याद रख लो, खातेदारों के जो अधिकार हैं वो 90B में बताए गए। और इस अधिनियम की धारा 71 क्या कहती है कि 90B के तहत जो खातेदारों के अधिकार हैं उनके समर्पण के बाद में जो भूमियां नगर पालिका के पास आती है, ठीक है, कौन सी भूमियां, तो इन खातेदारों के अधिकारों के समर्पण के बाद, है ना, जो भूमियां समर्पण के बाद की भूमियां, इनकी बात हो रही है। यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि कतिपय, यानी कि कुछ भूमियों का आवंटन और नियतन, किन भूमियों का, तो इन भूमियों का, कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 90B है उसके तहत जो खातेदारों के अधिकार हैं उनके समर्पण के बाद की जो भूमियां हैं, खातेदारों के अधिकारों के समर्पण के बाद की जो भूमियां हैं, समर्पण करने के बाद जो बच गई भूमियां हैं, उनका एक तो होगा नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन किया जाएगा उनका, और एक उनको एलोकेट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, उनका आवंटन होगा किसके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। तो यही बात यहां पर लिखी है, लेकिन उसके लिए उनकी पात्रता की जांच पहले की जाएगी, उसके बाद में उनका आवंटन या नियमितीकरण किया जाएगा। पहले उनकी पात्रता की जांच जो है वो की जाएगी, ठीक। तो अब मैं इसको और डिफाइन कर देता हूं। देखो मैंने आपको एक बार यहां बोल दिया, ठीक है, यहां से समझ आ गया, फिर मैंने यहां आपको लिख के समझाया, अब मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूं। धारा 71 में कहा गया है कि कुछ भूमियों का, कतिपय भूमियों का आवंटन एवं नियतन, कुछ भूमियों का आवंटन और नियतन, ठीक है, एलोकेशन और रेगुलराइजेशन। इसमें आता है सबसे पहले कि किन भूमियों का, तो इसमें आता है किन भूमियों का, तो वो भूमियां हैं राजस्थान जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956 का, उसकी जो धारा है आपके 90B जो धारा है उसके तहत जो खातेदारों के अधिकार हैं, खातेदारों के अधिकार, उन खातेदारों के अधिकारों के समर्पण के बाद, जो भूमियां नगर पालिका के पास आती है, बाद की भूमियां, ठीक है, जो कि नगर पालिका के पास में आती है, उन भूमियों का जो है वो क्या किया जाता है, एक तो आवंटन किया जाता है, एक उनका क्या किया जाता है, नियमितीकरण किया जाता है, रेगुलराइजेशन किया जाता है उनको, नियमितीकरण। लेकिन इससे पहले, ये करने से पहले उनकी पात्रता की जांच करती है नगर पालिका। किसकी जांच करती है, पात्रता की जांच करती है। इन भूमियों की क्या की जाती है, पात्रता की जांच जो है वो की जाती है। इसके बाद में इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जो प्रभार है, जो चार्जेस हैं या जो प्रीमियम है वो वसूल किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो आवंटन या नियमितीकरण किया गया है, ठीक है, जो नगर पालिका आवंटित कर रही है, एलोकेट कर रही है भूमि किसी को, या उसका रेगुलराइजेशन कर रही है, तो इस पर क्या लग रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, प्रभार लग रहे हैं, ठीक है। राज्य सरकार के क्या लग रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, प्रभार लग रहे हैं। तो ये जो चार्जेस या प्रभार हैं, ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार या फिर प्रीमियम वसूल किया जाएगा नगर पालिका से, ठीक है। प्रभार या फिर प्रीमियम जो है, जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो भी चार्जेस होंगे, जो भी प्रीमियम होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है।
फिर इसमें कहा गया है कि ये जो राशि है, ये जो राशि जो यहां से वसूली जाएगी वो राज्य की संचित निधि और नगरपालिका निधि में निर्धारित अनुपात में जमा होगी। जो भी प्रभार या चार्जेस या प्रीमियम वसूल किया जाएगा उसकी राशि जो है वो राज्य की संचित निधि में जमा होगी और नगरपालिका निधि में भी जमा होगी। राज्य की संचित निधि, ये जो राशि वसूली जाएगी ये राज्य की जो संचित निधि है एक तो इसमें, और एक आपके जो नगरपालिका निधि है इसके अंदर एक निर्धारित अनुपात के अंदर जो है ये जमा होगी नगरपालिका निधि। ठीक है, इसमें एक निर्धारित अनुपात के अंदर ये जमा होगी। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, अपवाद ये है कि जो भी सार्वजनिक उपयोगिता यानी कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए चिन्हित भूमि है उसका आवंटन और नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। एक लाइन लिख लो यहां नोट करके कि सार्वजनिक उपयोगिता पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन यानी कि एलोकेशन और नियमितीकरण सार्वजनिक उपयोगिता के लिए जो चिन्हित भूमि है उसका आवंटन या जो नियमितीकरण है वो नहीं किया जा सकता। बाकी सबका कर सकते हो, लेकिन जो सार्वजनिक उपयोगिता के लिए चिन्हित भूमि है उसका आवंटन या नियमितीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता। ये आप नोट करके लिख लो। अब इसमें आता है कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए कौन कौन सी भूमियां होती है, तो बहुत सिंपल है। जो पार्क है, बस स्टैंड है, रेलवे है, अस्पताल है, स्कूल है, शमशान घाट है, फुटपाथ है या कोई मुख्य राजमार्ग है, तो इनके लिए जो चिन्हित भूमि है उसको बोलते हैं सार्वजनिक उपयोगिता के लिए चिन्हित भूमि। ठीक है, ये आपको समझ आ गई धारा 71। एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूं। धारा 71 क्या कहती है? बेसिकली धारा 71 कहती है कि कुछ भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण, एलोकेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड्स, कौन सी भूमियों का? तो उन भूमियों का जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90B के तहत जो खातेदारों के अधिकार हैं उनके समर्पण के बाद की जो भूमियां हैं उनका जो नियमितीकरण है और आवंटन है वो नगरपालिका करेगी, लेकिन इससे पहले उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। ठीक है, अब ये जो पात्रता की जांच की जाएगी, एलोकेशन किया जाएगा, पात्रता की जांच करने के बाद फिर उनका नियमितीकरण होगा, तो इसके अंदर जितना भी कॉस्ट आएगा, जितना भी इसमें चार्जेस लगेंगे या कोई प्रीमियम जो है वो वसूल किया जाएगा, प्रीमियम जो है राज्य सरकार जो है वसूल करेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रभार है या जो प्रीमियम है वो वसूल किया जाएगा। और ये जो वसूल की गई राशि है ये आपकी राज्य की जो संचित निधि है और जो नगरपालिका निधि है इसमें एक निर्धारित अनुपात के अंदर जो है वो जमा होगी। ठीक है, फिर धारा 71 में ही लिखा हुआ है कि जो सार्वजनिक उपयोगिता के लिए चिन्हित भूमि है, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए जो चिन्हित भूमि है उसका आवंटन या फिर नियमितीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आपकी धारा 71। अब चलते हैं अपने धारा 72 के ऊपर। पहले इसको देख लेते हैं ओरिजिनल एक्ट के अंदर। ओरिजिनल एक्ट में आप देख लो धारा 71, कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि। ठीक है, ऐसी समस्त भूमियां जो कि फलाना 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 और ये सब आपको मैंने पढ़ा ही दिया। ठीक है, धारा 90 ख की उपधारा 3। ठीक है, 90 ख याद रख लो, इतना ही काफी है। फिर ये लिखा हुआ है कि प्रीमियम वगैरह, परंतु ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता जो कि सार्वजनिक उपयोगिता, जिसमें ये सब बताया गया है। फिर यहां कहा गया है कि वसूल किए गए प्रभार राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि में से जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अवधारित करेगी जमा किए जाएंगे। ठीक है,
ये आपकी धारा 71 हो गई। अब अपने चलते हैं धारा 72 के ऊपर, धारा 72 के ऊपर, जिसमें कहा गया है सरकारी अधिकारियों के द्वारा संविदा और संदाय, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ म्युनिसिपल वर्क, ठीक है, धारा 72 सरकारी अधिकारियों के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और संदाय यानी पेमेंट, ये धारा 72 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एक रीड करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, धारा 72 जो है इसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा संविदा और संदाय के बारे में प्रावधान किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ म्युनिसिपल वर्क, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मीनिंग हो गया निष्पादन, ठीक है, नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन से रिलेटेड प्रोविजन है, जिसमें कहा गया है कि नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई अधिकारी या व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वह स्वीकृत बजट की सीमा तक आवश्यक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई रोड बनानी है, ठीक है, कोई सड़क बनानी है, इस सड़क बनाने के अंदर नगर पालिका के पास में जो स्ट्रेंथ है, इसके अलावा कोई इंजीनियर की नीड है, मान लो, ठीक है, इंजीनियर की नीड है और राज्य सरकार जो है इसको नियुक्त करती है। राज्य सरकार क्या करती है, इसको नियुक्त करती है। तो अगर राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है तो ये जो इंजीनियर है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्वीकृत बजट की सीमा तक ही जो है वो कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बजट सीमा के भीतर करेगा, इसको ध्यान रखना। जितनी स्वीकृत बजट सीमा होगी इसके लिए, सड़क के लिए, बजट सीमा के भीतर रहकर ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सड़क निर्माण का, वो कॉन्ट्रैक्ट बजट सीमा के भीतर रहकर करेगा। पहली बात तो ये कि अगर सरकार किसी को नियुक्त करती है, ठीक है, नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वो जो व्यक्ति है वो स्वीकृत जो बजट है उसकी सीमा तक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा फिर ये है कि नगर पालिका का ये कर्तव्य है कि वो उस नियुक्त व्यक्ति को कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक राशि जो है उसका पेमेंट करे, ठीक है। अगर ये बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतने पैसे चाहिए तो नगर पालिका का ये कर्तव्य बनता है कि वो इसको इतने पैसे प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो नगर पालिका इसको आवश्यक राशि का क्या करे, संदाय करे, आवश्यक राशि का क्या करे, संदाय करे। ठीक है, ये आपकी धारा 72 है। बहुत सिंपल सी धारा है, इसमें तो सिंपल बताया गया कि अगर मान लो नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है तो वो अधिकारी या व्यक्ति जो है वो उसके लिए जो स्वीकृत बजट है उस बजट सीमा तक ही आवश्यक सीमा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता है। फिर दूसरा ये आता है कि इसमें नगर पालिका का भी ये कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक राशि जो है वो प्रदान करे, संदाय करे, उस जितना पैसा उसको चाहिए। ठीक, ये आपकी धारा 72 है। अब चलते हैं अपने धारा 73 की तरफ। ओरिजिनल एक्ट में देखना चाहते हो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ। अब अपने चलते हैं धारा 73 की तरफ। धारा 73 में बताया गया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। तो धारा जो 73 है इसमें दो बातें हैं।
एक तो संपत्ति के अंतरण के बारे में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, संपत्ति का अंतरण, ये बताया गया है एक तो धारा 73 में। और दूसरी चीज जो इसमें बताई गई है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, संविदाओं के बारे में। ठीक है, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इन दो के बारे में वर्णन किया गया है धारा 73 के अंदर। क्या वर्णन है? पहला तो ये है अंतरण। ठीक है, पावर टू ट्रांसफर, ट्रांसफर किसका? संपत्ति का। अंतरण, नगर पालिका नियमों के अधीन अपनी किसी भी जंगम या स्थावर या सरकारी भूमि उसको पट्टे के ऊपर देने, बेचने या नियमित करने या उसको आवंटित करने के लिए सक्षम है। ट्रांसफर का क्या मीनिंग है यहाँ पर? अंतरण की शक्ति का, कि नगर पालिका जो है वो नियमों के अधीन रहकर अपनी किसी भी, चाहे वो जंगम संपत्ति है, चाहे वो स्थावर संपत्ति है, चाहे कोई सरकारी भूमि है, उसको पट्टे पर देने, ठीक है, उसको बेचने या उसको नियमित करने या आवंटित करने के लिए क्या है? सक्षम है। फिर इसमें कुछ बाध्यकारी शर्तें भी है, जैसे कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पट्टा या बिक्री तब तक वैध नहीं होगी। कोई भी संविदा, पट्टा या बिक्री जो है वो तब तक वैध नहीं है जब तक वह अधिनियम और नियमों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, लीज या फिर कोई सेल है, अगर वो वैलिड करानी है उसको, तो वो अधिनियम और नियमों के क्या होनी चाहिए? अनुरूप होने चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड होगी। दूसरा इसमें बाइंडिंग कंडीशन ये है कि जो सरकारी भूमि है उसके मामले में जो पट्टा है, बिक्री है या आवंटन है वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि एक विहित प्राधिकारी, यानी कि कोई प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उसके द्वारा विहित रीति से उसकी पुष्टि न कर दी जाए। अगर सरकारी भूमि जो है उसके पट्टे को, उसकी बिक्री को या उसके आवंटन को मान्य ठहराना है तो उसके लिए एक विहित प्राधिकारी की आवश्यकता है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की आवश्यकता है, और वही विहित प्राधिकारी एक विहित रीति से, जो भी प्रेस्क्राइब्ड उसके पास में मेथड होगा, उससे इसकी पुष्टि कर देगा कि ये जो है वो मान्य है, तभी वो मान्य होगी। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स की मांग, कॉल फॉर रिकॉर्ड, राज्य सरकार या जो प्राधिकृत अधिकारी है वो किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच के लिए रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार या जो प्राधिकृत अधिकारी है वो किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है और जांच पूरी होने तक कार्रवाई को रोक भी सकता है। ठीक है, अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें। फिर इसमें आता है रद्द करने की शक्ति, कि यदि प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो जो भी हितबद्ध पक्ष हैं उनको सुनवाई का अवसर देकर उसको पूर्णतः या अंशतः संशोधित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। फिर इसमें आता है एक अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, यानी कि अनअधिकृत अधिभोगी। नियमों के उल्लंघन में यदि किसी व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उसे राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत अनअधिकृत माना जाएगा और बेदखल किया जाएगा, इविक्ट कर दिया जाएगा, और बेदखली की स्थिति में नगर पालिका के द्वारा लिया गया जो प्रतिफल है, अमाउंट है, वो उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी है धारा 73। अब इसको एक एक करके अपने पढ़ते हैं अच्छे से। देखो, धारा 73 में दो बातें मैंने आपको बता दी, एक संपत्ति का अंतरण और एक इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बताए गए हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अंतरण। संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया है कि जो अंतरण की शक्ति है वो नगर पालिका जो है वो नियमों के अधीन रहकर अपनी किसी भी जंगम या स्थावर या कोई सरकारी भूमि है उसको पट्टे पर देने, बेचने, उसका नियमन करने या उसका आवंटन करने के लिए सक्षम है। सिंपल सी बात है कि जो आपके नगर पालिका है ये
कुछ नियमों, जो नगर पालिका के नियम हैं उनके अधीन रहकर, ठीक है, नियमों के अधीन रहकर अपनी जो भी स्थावर या जंगम संपत्ति है या इसकी कोई सरकारी भूमि है, मान लो नगर पालिका की सरकारी भूमि है, मान लो कोई स्थावर या जंगम संपत्ति है नगर पालिका की या कोई सरकारी भूमि है, तो इसका ये क्या कर सकती है, इसको बेचने, ठीक है, यानी कि सेल हो गया, नियमों के अधीन रहते हुए, है ना, इसको बेच सकती है, ठीक है। इसके अलावा पट्टे पर दे सकती है, इसको लीज पर दे सकती है, इसका एलोकेशन कर सकती है, इसका रेगुलराइजेशन कर सकती है, नियतन कर सकती है, आवंटन कर सकती है, ठीक है। ये सारे काम जो है करने के लिए नगर पालिका सक्षम है। तो पहली बात तो ये हुई कि नगर पालिका जो है वो नियमों के अधीन रहते हुए अपनी स्थावर या जंगम संपत्ति या सरकारी भूमि जो है उसको लीज पर जो है वो आपके लीज के ऊपर दे सकती है, ठीक है, लीज पर दे सकती है या उसको बेच सकती है, सेल कर सकती है, या उसका एलोकेशन कर सकती है, उसका आवंटन कर सकती है, या उसका रेगुलराइजेशन कर सकती है, नियतिकरण कर सकती है। ऐसा करने के लिए वो सक्षम है। लेकिन इसमें कुछ बाध्यकारी शर्तें भी हैं, कुछ इसमें बाइंडिंग कंडीशन भी है नगर पालिका के लिए, और वो बाध्यकारी शर्तें क्या है ये आपको समझनी है, ठीक है। बाध्यकारी शर्तें क्या है, तो इसमें पहली जो शर्त आपकी आती है वो ये है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी संविदा, पट्टा या बिक्री जो है वो तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह अधिनियम और नियमों के अनुरूप न हो, ठीक है। तो पहली बाध्यकारी जो शर्त है वो ये है कि वो जो पट्टा है वो अधिनियम या नियमों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अधिनियम या नियमों के क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, कोई भी संविदा, पट्टा या बिक्री तब तक वैध नहीं होगी जब तक वो अधिनियम और नियमों के अनुरूप ना हो। फिर दूसरा इसमें आता है कि जो सरकारी भूमि है, गवर्नमेंट लैंड जो है, सरकारी भूमि के मामले में क्या होगा कि जो भी पट्टा है, बिक्री है या आवंटन है वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि कोई विहित प्राधिकारी विहित रीति से उसकी पुष्टि न कर दे। सरकारी भूमि के मामले में क्या होगा, सरकारी भूमि के मामले में क्या होगा कि अगर कोई विहित प्राधिकारी है, ठीक है, विहित प्राधिकारी किसी विहित रीति से पट्टे को, है ना, अगर मान्य कर देता है तब माना जाएगा उसको, ठीक है। सरकारी भूमि है मान लो कोई, उसके मामले में कोई पट्टा, बिक्री या कोई आवंटन है वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कोई विहित प्राधिकारी विहित रीति से उसकी पुष्टि न करे। तो ये दो इसमें बाध्यकारी शर्तें भी हैं। फिर अगला इसमें आता है कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड की मांग। रिकॉर्ड की मांग, अब रिकॉर्ड की मांग का क्या मीनिंग है? रिकॉर्ड की मांग का मीनिंग है कि राज्य सरकार या जो प्राधिकृत अधिकारी है, जो किस लिए है, सरकारी भूमि के लिए, है ना, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, ठीक है। प्रस्ताव की वैधता, प्रस्ताव की वैधता और औचित्य, वैलिडिटी और जो औचित्य है उसकी जांच के लिए ये रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। किसके लिए रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं? जो भी प्रस्ताव है उसकी वैलिडिटी और औचित्य की जांच के लिए, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी जो है वो किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य, यानी कि वैलिडिटी एंड प्रोप्राइटी जो है, यानी औचित्य, उसकी जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है
और जांच पूरी होने तक कार्यवाही को भी रोक सकता है। इसके अलावा वो कार्यवाही पर भी रोक लगा सकता है जांच पूरी होने तक। तो ये भी उसके पास में पावर है। एक तो प्रस्ताव की वैधता या औचित्य की जांच करने के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है, दूसरा वो जांच के दौरान कार्यवाही पर भी रोक जो है वो लगा सकता है। ये बात है सारी, ठीक है। राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है और जांच पूरी होने तक वो उस कार्यवाही को रोक भी सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। इसके अलावा उसके पास में एक रद्द करने की भी शक्ति है, रद्द करने की भी शक्ति है, रद्द करने की भी शक्ति। कब? यदि प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो जो भी हितबद्ध पक्ष है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसको पूर्णतः या अंशतः जो है वो संशोधित, निरस्त या रद्द किया जा सकता है। अगर कोई प्रस्ताव है और वो नियमों के विरुद्ध है, अगर कोई प्रस्ताव है वो नियमों के विरुद्ध है, तब उसको जो है वो रद्द किया जा सकता है। अगर कोई प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है तो उसको या तो अंशतः या फिर पूर्णतः जो है वो किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, या फिर उसको रद्द किया जा सकता है, या उसको संशोधित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधित भी किया जा सकता है। और इसमें एक चीज आपको तो ध्यान रखनी है, इसमें उनको सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर भी क्या है? दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर भी क्या है? दिया जाएगा। ठीक है। तो यदि प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर उसे पूर्णतः या अंशतः संशोधित, निरस्त या रद्द किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, अनअधिकृत अधिभोगी। नियमों के उल्लंघन में यदि किसी व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा किया है, ठीक है, तो उसको राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत क्या माना जाएगा? अनधिकृत माना जाएगा और उसको बेदखल यानी कि इविक्ट जो है वो किया जाएगा। और बेदखली की स्थिति में नगर पालिका के द्वारा लिया गया जो प्रतिफल है वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। अनधिकृत अभियोगी का क्या मतलब है? अनधिकृत अधिभोगी, अनधिकृत अभियोगी का मतलब है कि नियमों के उल्लंघन में यदि किसी व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा किया है तो उसे राजस्थान लोक परिसर अधिनियम है 1964 के अंदर आया था, उसके तहत क्या माना जाएगा? अनधिकृत माना जाएगा और बेदखल किया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? बेदखल। और बेदखली की स्थिति में नगर पालिका के द्वारा लिया गया जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है, प्रतिफल है, वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। ठीक है। ये आपके धारा 73 है, इतनी बड़ी। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। धारा 73 जिसमें संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध दिए हैं, जिसमें अंतरण की शक्ति नगर पालिका नियमों के अधीन अपने किसी भी जंगम या स्थावर या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, नियमित करने या आवंटित करने के लिए सक्षम है, जिसके लिए दो बाध्यकारी शर्तें हैं। पहली तो ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या पट्टा या बिक्री तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक वो अधिनियम और नियमों के अनुरूप नहीं है। दूसरा, सरकारी भूमि के मामले में पट्टा, बिक्री, आवंटन तब तक मान्य नहीं है जब तक कि विहित प्राधिकारी के द्वारा विहित रीति से उसकी पुष्टि न की जाए। ठीक है। फिर इसमें आता है कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड की मांग। राज्य सरकार या जो प्राधिकृत अधिकारी है वो किसी भी भूमि आवंटन या पट्टे के प्रस्ताव की वैधता और औचित्य की जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है और जांच पूरी होने तक उस कार्रवाई को भी रोक सकता है। रद्द करने की शक्ति में क्या है कि यदि प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध पाया गया तो जो भी हितबद्ध पक्ष है उसको सुनवाई का अवसर देकर उसे पूर्ण रूप से यानी प्रस्ताव को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से संशोधित, निरस्त या फिर रद्द किया जा सकता है। अनधिकृत अभियोगी का मतलब है कि नियमों के उल्लंघन में यदि किसी व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा किया है तो राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत अनधिकृत उसको माना जाएगा और उसको बेदखल किया जाएगा। और बेदखली की स्थिति में नगर पालिका द्वारा लिया गया जो प्रतिफल है वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। ये होगी धारा 73।
ये यहां पर देख लो आप। अब इसमें सरकारी भूमि डिफाइन की गई है कि सरकारी भूमि से क्या मतलब है। सरकारी भूमि से मतलब है धारा 68 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका में निहित हो। दूसरा है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 3 में परिभाषित जो नजूल भूमि है वो तो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यय अधीन रखी गई है। तो ये 3 और लिख लेना। सरकारी भूमि का क्या मीनिंग है यहाँ पर, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख लेना। ये लिख लो आप तब तक, स्पष्टीकरण डाल के वहां पे लिख लो सरकारी भूमि। पॉज कर लो, पॉज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये सारे प्रोविजन आपको मैंने बता ही दिए। अब अपने चलते हैं धारा 74 और धारा 75 के ऊपर। तो 74, जो धारा 74 है इसमें बताया गया है स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। जो आपके स्थावर नगर पालिका संपत्ति है, इन्वेंट्री एंड मैप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसका सिंपल सा मीनिंग आप ऐसे समझ लो, मान लो कोई भवन है, उस भवन के लिए जो है आपको एक तो नीड है तालिका की, इन्वेंट्री की, ठीक है, एक नीड है मानचित्र की यानी कि मैप की। वो प्रोविजन धारा 74 में किए गए हैं। इसमें कहा गया है स्थावर नगर पालिका संपत्ति, स्थावर नगर पालिका संपत्ति के लिए की तालिका और मानचित्र की तालिका और मानचित्र ठीक है, स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। तो इसमें सिंपल सी बात यह है तालिका और मानचित्र में कि प्रत्येक नगर पालिका जो है वो अपने स्वामित्व वाली जो सभी स्थावर यानी कि अचल संपत्तियां हैं उनकी एक विस्तृत तालिका और मानचित्र जो है वो तैयार करेगी और उसको मेंटेन करेगी। सिंपल सी बात है कि नगर पालिका के पास में जितनी भी स्थावर संपत्तियां हैं या अचल संपत्तियां हैं उनकी उनके पास में एक तो होनी चाहिए लिस्ट कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं, है ना, तालिका होनी चाहिए। एक उनका क्या होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, उसके पास में क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो इनको वो तैयार करेगी, तालिका को तैयार करेगी, मानचित्र को तैयार करेगी और इनको मेंटेन भी करेगी, संधारित भी करेगी। सिंपल सा है। फिर इनको जमा भी कराना पड़ेगा। जमा कराने से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर इसकी जो प्रतियां हैं यानी कि जो तालिका है और जो मानचित्र हैं उनकी जो प्रतियां हैं, कॉपीज जो हैं, वो किसके कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है, डीएलबी के, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज जो है, निदेशक स्थानीय निकाय, उसके कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है। कब से, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि नगर पालिका की जितनी भी स्थावर संपत्तियां हैं उनकी क्या करेगी नगर पालिका, एक विस्तृत तालिका बनाएगी और मानचित्र बनाएगी, ठीक है, और उनको मेंटेन करेगी। और इसको जमा करवाना है तो इसकी जो कॉपीज हैं, इनकी जो कॉपीज है वो डीएलबी के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज का जो कार्यालय है वहां पर इनको जमा करवाना अनिवार्य है। कब से लेकर कब तक, इस एक्ट के प्रारंभ होने से 1 वर्ष के भीतर भीतर ये जमा करानी अनिवार्य है, तालिका और मानचित्र। फिर इसमें आता है कि जो वार्षिक विवरण है, एनुअल स्टेटमेंट है, जो सीएमओ है मान लो, ठीक है, इन तालिकाओं में कोई परिवर्तन होता है साल बाई साल, है ना, मानचित्र में परिवर्तन हुआ है, तो फिर ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो प्रतिवर्ष इन संपत्तियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा,
ठीक है, ये विवरण कौन तैयार करेगा? सीएमओ करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संपत्तियों में प्रतिवर्ष जो भी परिवर्तन में, जिसको कि नगर पालिका के समक्ष जो है वो रखा जाएगा और इसकी एक प्रति किसको दी जाएगी? डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को दी जाएगी। ये आपके धारा 74 है, कोई ज्यादा इसमें विशेष प्रोविजन है नहीं। ठीक है, धारा 74 सिर्फ इतना कहती है कि देखो, धारा 74 में आपको सीधा सीधा समझा देता हूं साधारण भाषा में। धारा 74 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कोई भी नगर पालिका है उसके पास में जो भी स्थायी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है या कोई उसके पास में अचल संपत्ति है, ठीक है, तो ये जो अचल संपत्ति है इसकी एक तो बनाएगी नगर पालिका तालिका और एक बनाएगी इसका मानचित्र। ठीक है, इनको तैयार करेगी और इनको मेंटेन भी करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका ही करेगी। फिर इसमें एक सवाल ये आता है कि इनको जमा भी तो करवाना पड़ेगा, तो जमा कराने की अवधि बताई गई है इस एक्ट के 1 साल के अंदर अंदर जो है इनको क्या करवाना पड़ेगा? जमा करवाना पड़ेगा। कहां पर? इनकी कॉपीज जमा करानी पड़ेगी डीएलबी में, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के कार्यालय में। फिर एक सवाल ये भी आता है कि इनमें वार्षिक परिवर्तन भी तो हो रहा है, तो इसके लिए जो वार्षिक विवरण है इन संपत्तियों में हुए जो परिवर्तन है उसको वार्षिक विवरण में कौन नोट करेगा? सीएमओ करेगा। और सीएमओ कहां रखेगा इसको? नगर पालिका के सामने। और एक प्रति कहां जाएगी? डीएलबी के पास में। ये आपकी धारा 74 है। ठीक है, अब ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हो, इसकी उपधारा 1 में ये लिखी हुई है बात। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर डीएलबी कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। सीएमओ जो है इसमें वार्षिक विवरण तैयार करेगा और एक कॉपी किसको भेजेगा? डीएलबी को भेजेगा। अब आते हैं धारा 75 पे। धारा 75 भी कोई विशेष नहीं है। धारा 75 में क्या है? धारा 75 में है नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण, रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अर्बन लैंड एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि नगर पालिका जो है वो अन्य संबंधित जो विभाग हैं या प्राधिकारी हैं उनसे परामर्श से अपने क्षेत्र के भीतर स्थित सभी जो नगरीय भूमि है और जो निजी संपत्तियां हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार करेगी। यानी कि नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका जो है वो उसके सीमा क्षेत्र के अंदर जितनी भी आपके नगरीय भूमि है, जो नगरीय भूमि है, एक तो इनका और एक आपके जो भी निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जो निजी संपत्ति है, इनका क्या करेगी? एक रिकॉर्ड तैयार करेगी, अभिलेख तैयार करेगी नगर पालिका। ठीक है, और इस रिकॉर्ड को जो है वो नियमित रूप से मेंटेन करेगी और अपडेट करेगी। ठीक है, इसी रिकॉर्ड को क्या करेगी? अपडेट करेगी और मेंटेन करेगी। अभी कोई खास नहीं है। ठीक है, अपडेट एंड मेंटेन, इसमें तो आप ये बस याद रख लेना इस धारा का टाइटल क्या है और इसका विषय क्या है। ठीक है, इस रिकॉर्ड को नियमित रूप से संधारित और अपडेट जो है वो करेगी। ये धारा 75 है। इसको आप ओरिजिनल एक्ट से पढ़ना चाहो तो इससे पढ़ सकते हो, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। ठीक है, ये आपका पूरा होता है चैप्टर 4। ठीक है, अब अगले जो संडे है संभवतः उससे पहले आ जाए, या तो अपने चैप्टर 5 की क्लास आ जाएगी अगले संडे को, और उससे पहले हो सकता है एक नियम की क्लास आ जाए, किसी एक नियम की जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइट्स पर मौजूद है, उस नियम की हो सकता है क्लास आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो, इसको पढ़ते रहो। इतना ये चैप्टर इतना विशेष नहीं है, खैर ठीक है ना, इसमें से आपको बहुत कम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन चैप्टर 2 चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से पढ़ो, वहां से खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 में से एज सच इतने ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, तो इस पर ज्यादा जोर भी मत देना। इसमें तो बस आप धाराएं और उनके टाइटल याद कर लेना। और मैंने आपको एक काम साथ साथ में बोल रखा है, कोई भी दंडात्मक प्रावधान है, मान लो कोई एक, तो ये एक मान लो कोई वर्ष से रिलेटेड है कि यानी कि समय सीमा दी हुई है, तो इनको कंपाइल कर लिया करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो कि हमने कंपाइल कर रहे हैं, ताकि मुझे लगे कोई पढ़ तो रहा है एटलीस्ट। ठीक है, ये मुझे भेज दिया करो कि हमने ऐसे समय सीमा को सारी कंपाइल कर रखा है, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की,
है ना, ऐसे कंपाइल कर रखा है। चैप्टर 4 में तो ऐसा समय सीमा वगैरह है नहीं, एक दो होंगी तो उनको कंपाइल कर लेना, ठीक है। दंडात्मक कोई प्रावधान है जुर्माने का, उसको हमने सबने कंपाइल कर रखा है। तो इस प्रकार की चीजें आप इनोवेटिव कर रहे हो तो वो मुझे आप चेक भी करवा सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है नियम की हो अपनी अगली क्लास।